सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या जाना था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्या था, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। और हमने उस वीडियो को जब एंड अप किया था तो मैंने बताया था आपको कि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है नेपोलियनिक कोड 1804। तो उस टाइम हमने देखा था कि वो डे बाय डे कैसे अपनी आर्मीज़ को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने एरिया को वो इंक्रीज कर रहे थे, अपने पावर्स को कैसे वो एक देश से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, और कैसे उनकी आर्मीज़ जो थी वो उनको फ्रांस को प्रमोट कर रही थी। अब हम इस वीडियो में जानेंगे नेपोलियनिक कोड है क्या, 1804 था क्या। तो जैसा अगर आपको याद होगा क्लास 9 का, कि क्लास 9 में हमने पढ़ा था डायरेक्टरी रूल्स। डायरेक्टरी रूल्स था क्या? डायरेक्टरी रूल्स 5 मेंबर की पार्टी थी, बट ये डायरेक्टरी रूल्स बनी कब थी? जब रॉबेस्पियर को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो डायरेक्टरी रूल्स बनी जब 5 मेंबर्स की पार्टी बनी। उस पार्टी में एक जो चीज़ जो थी परमानेंट, वो थी कि डेमोक्रेसी उस टाइम भी एग्जिस्ट कर रहा था फ्रांस में, बट उस पार्टी में इनस्टेबिलिटी बहुत थी, मतलब लोग वहाँ पे स्थिर नहीं थे, स्टेबल नहीं थे आपसी में। क्या कहते हैं कि एक होता है ना कि एक भाईचारे वाली फीलिंग नहीं दिख रही थी, वो बहुत अनस्टेबल थे अपने आप को लेके। तो उस चीज़ों का फ़ायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। उस टाइम नेपोलियन बोनापार्ट मिलिट्री में थे, और उन्होंने मिलिट्री को छोड़ के वो आगे डिक्टेटर बन गए। कहाँ के? फ्रांस के बन गए। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो बहुत किए, नए नए रिफॉर्म्स लेकर आए, और अपने पावर की वजह से उन्होंने बहुत सारे एरिया जो फ्रांस से लगे हुए थे उनको कैप्चर भी किया, अपने एम्पायर को लार्ज किया। बट इसके संग उन्होंने एक जो चीज़ की फ्रांस की, वो क्या था? उन्होंने फ्रांस की डेमोक्रेसी को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, बट उसके एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी इन्हेंस्ड भी किया, जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. तो पूरे के पूरे सिस्टम को उन्होंने एफिशिएंट और रेशनल बनाने के लिए उन्होंने एक नया कोड लेकर आया। उस कोड को कहा जाता था सिविल कोड ऑफ 1804, और उसका आमतौर पर उसका नाम था नेपोलियनिक कोड। Did away with all privileges based on birth, establish equality before the law and secure the right to property. इस कोड के अंदर के तहत लोगों को क्या प्रॉफिट मिला कि उनके बाय बर्थ उन्हें प्रिविलेजेस मिले, उनको इक्वालिटी दी गई, डेट एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, एक जैसा है। और जो लोगों की प्रॉपर्टी का जो राइट था, जो अधिकार था, उसको उसने सेव किया, सिक्योर किया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये जो कोड था, नेपोलियनिक कोड था, फ्रांस से लगे हुए जितने भी अलग अलग राज्य थे, रीजन्स थे, वहाँ पे इन कोड को क्या किया गया? एक्सपोर्ट किया गया। जैसे आपका बेल्जियम, होलैंड, स्विट्जरलैंड, जो एरियाज नेपोलियन ने क्या किया था? कैप्चर किया था। In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system. उसने क्या किया? feudal system को abolish किया, and freed peasants from serfdom and manor ड्यूज, और जो भी कर और जितने भी ड्यूज बाकी थे ना पीसेंट्स वगैरह के, उन सबको उसने क्या किया? फ्री किया, माफ़ कर दिया। इन द टाउन्स टू, ये तो भी विलेज एरियाज की बात हो गई थी। टाउन एरिया में उसने क्या किया? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, इसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। और नेपोलियन के टाइम में जो इन्हेंस हुआ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए, वो थे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट कारण बना, जो फ्रांस में जो चीज़ें डे बाय डे जो तब्दीली हो रही थी वो हर जगह पहुंच पा रही थी। पीसेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new found freedom। तो क्या हुआ? अभी तक तो यहाँ पे सब कुछ प्लस में चल रहा था, सिटीजन्स के सब कुछ उनके फेवर में था। तो यहाँ पे अभी जो किसान थे, जो व्यापारी थे, वो सब इस नई फ्रीडम जो उन्हें मिली थी उसको इंजॉय कर रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, अभी सब लोग खुश हैं, ठीक है। Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weight and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। तो जो ऊंचे स्तर के व्यापारी थे और जो नीचे स्तर के व्यापारी थे, मतलब लार्ज और स्मॉल बिजनेसमैन जो थे, उनको ये फील होने लगा कि जो नेपोलियन जो सिस्टम लेके आए थे, एक जो उन्होंने सिस्टम लेके आया था, मेजरिंग सिस्टम लेके आया था, कि उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लेते आया था कि अगर आप कोई सामान 2.5 रुपये का लेते हैं तो आप उसका पैसा 2.5 रुपये ही देंगे, ना 3 रुपये देंगे, ना 2 रुपये देंगे। तो इस सिस्टम से खासा खुश थे बिजनेसमैन, क्योंकि उनका लॉस नहीं हो रहा था, उनको तो प्रॉफिट ही हो रहा था।
और एक जो चेंजेस आए थे कि करेंसी उसने क्या किया था, जितने भी स्टेट्स को उसने कैप्चर किया था फ्रांस के अलावा जितने भी एरियाज को, सब जगह उसने करेंसी क्या कर दिया, एक सिंपल करेंसी कर दिया, एक नेशनल करेंसी कर दिया, जिसकी वजह से जो व्यापारी थे उन्हें बिजनेस करने में, सामानों का आदान प्रदान करने में काफ़ी जो पहले मुश्किलात होती थी लैंग्वेज को समझने में और उनकी करेंसी को एक्सचेंज करने में, वो प्रॉब्लम उनकी शॉर्ट आउट हो गई थी, क्योंकि उस तरह से उन्हें आसानी होने लगी थी एक रीजन से दूसरे रीजन में सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, खरीदना और बेचना। पर अब यहाँ से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। However, in these areas conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. परंतु क्या हुआ, जितने एरियाज फ्रांस के अलावा उसने कैप्चर किए थे, वहाँ के जो लोगों का रिएक्शन था लोकल सिटीजन्स का, वो थोड़ा मिला जुला रिएक्शन था, मतलब कुछ खुश थे, कुछ ना खुश थे, कुछ ठीक ठाक थे। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcome harbingers of liberty. कुछ एरियाज में तो उन्हें एज अ लिबर्टी, हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी की तरफ फ्रेंच आर्मीज का वेलकम किया गया, बट द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। बट कुछ ही टाइम बाद ये जो इंथुजियाज्म, जो लोगों के अंदर उत्साह था नेपोलियन को लेके, वो धीमे धीमे हॉस्टिलिटी में चेंज होने लगा। क्यों, क्या रीज़न था? तो इसका रीज़न क्या था? पहला चीज़ इंक्रीज टैक्सेशन, ठीक है ना, सेकेंड इज सेंसरशिप एंड द थर्ड इज फोर्स कंस्क्रिप्शन। इस तीनों पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्या हुआ था कि उनके पॉलिटिकल जो फ्रीडम, जो अलग कंट्रीज में, जो अलग राज्य में मिले थे, रीजन से मिले थे, जो फ्रांस से लगे हुए थे, पहले उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम अलग थी, पर जब एज अ डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट आया तो उसने क्या किया, सबके पॉलिटिकल फ्रीडम्स को पे कहीं ना कहीं रोकथाम लगाने लगा। तो इससे लोग थोड़े से नाखुश हुए कि क्या था कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो किए गए, जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हो सके तो अपने बुक में मार्क करिएगा कि क्या था कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स आए वो हैंड इन हैंड नहीं गए। क्यों? क्योंकि जो अदर स्टेट्स थे, जो फ्रांस से अलग जो रीजन्स थे, जैसे आपका क्या कहते हैं, बेल्जियम होगा, बेल्जियम को जब उसने कैप्चर किया तो उसने क्या किया, कहीं ना कहीं उसको अपने अंडर में कर लिया। तो जो बेल्जियम की पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो भी कहीं ना कहीं किसके अंडर में आ गई, नेपोलियन के अंडर में आ गई, और जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन के नए अरेंजमेंट्स थे वो बराबर से, मतलब खुशहाली से नहीं चल रहे थे, मतलब कोई खुश कोई नाखुश था। और दूसरा रीज़न क्या हुआ जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, तो पहला बनता इंक्रीज टैक्सेशन। तो जाहिर सी बात है, जब वो अपने आर्मीज को इंक्रीज कर रहा था तो उनकी फैसिलिटी के लिए उसने क्या किया, टैक्सेशन को भी इंक्रीज कर दिया, टैक्स को भी इंक्रीज कर दिया, जिससे आम जनता खासा नाराज थी। दूसरा चीज़ था सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है जैसे कि हम लोग कभी कोई मूवी, कोई फिल्म मेकर बनाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सेंसर बोर्ड से पास करवाते हैं। तो सेंसर बोर्ड को जो चीज़ें नहीं पसंद आती तो वो उसको कहते थे कि ये सीन काट दीजिए, ये सॉन्ग हटा दीजिए, इसे कहते हैं सेंसरशिप। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता था, जब कोई न्यूज़पेपर प्रिंट होता था, कोई मैगजीन को प्रिंट किया जाता था, तो जिस न्यूज़ से, जिस हेडलाइन से वो खुश नहीं होता था, वो उसको सेंसर करा देता था, रोक लगवा देता था। तो इससे भी लोग खासा नाराज थे, लोग अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं कि ठीक है, फ्रांस की आर्मी को आप, जब फ्रांस के आप डिक्टेटर बने तो फ्रांस ने हंसी खुशी आपको क्या किया, आर्मी में लोग एडमिट हो गया कि वो आर्मी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बट जो अदर कैप्चर एरियाज थे, जो फ्रांस के अदर एरियाज को जो नेपोलियन ने कैप्चर किया, उसके साथ क्या दिक्कत आई कि वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। जो लोग नहीं भी करना चाहते थे उन्हें भी ज़बरदस्ती अपनी आर्मी की पावर को इंक्रीज करने के लिए उसने क्या किया, ज़बरदस्ती उन्हें भी ऐड करवा लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो थे एडवांटेजेस, जो पहले हमें न्यू एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट्स आए उसमें ये खासा चीज़ें जो थी लोगों के लिए दिक्कतें साबित हुई, और इसी वजह से यही था आपका नेपोलियन कोड, दैट इज सिविल कोड ऑफ 1804। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये एक तरह का एक पूरा का पूरा यहाँ पे बताने की कोशिश की है मैंने कि नेपोलियन ने किस तरह से चेंजेस लाए, कौन लोग उससे खुश थे और कौन लोग उनसे नाराज़ था, और नाराज़गी का रीज़न क्या था। इसी संग ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।